हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया आसियान रिलेशनशिप। पहले आसियान को समझते हैं। देखिए, आसियान एक ऐसा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ईयू के बाद सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। उसका जो पूरा फंक्शनिंग है वो कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे सार्क हो गया या बिम्स्टेक हो गया, तो उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि आसियान ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, तो आसियान और इंडिया का अगर फॉर्मल इंगेजमेंट देखें तो वो 92 से आप कह सकते हो स्टार्ट हुआ, और ये 2012 में हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गया। और रिसेंटली ईयर 2022 में ये हमारा इंडिया आसियान फ्रेंडशिप ईयर घोषित किया गया, क्योंकि ये हमारा 30th एनिवर्सरी था इंडिया आसियान पार्टनरशिप का। अगर दोनों के रिलेशनशिप का बात करें तो दोनों का ट्रेड अगर हम देखें तो वो है $98.39 बिलियन, और साथ में आसियान हमारा 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। देखिए, दोनों में जो रिलेशनशिप है वो ग्रो कर रहा है। हालांकि चैलेंजेस भी हैं, लेकिन तब भी दोनों के रिलेशनशिप ग्रो कर रहे हैं। अगर इंडिया आसियान रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस देखें या सिग्निफिकेंस देखें तो देखिए, पहले तो जब हम अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी या सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव, जो कि इंडिया का है। क्योंकि हम जब आसियान कंट्रीज़ से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो मैरीटाइम बाउंड्री है हमारा, या हम उनसे मैरीटाइम भी हमारा कनेक्शन है, तो जो एक्ट ईस्ट और सागर, ये दोनों ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम देख सकते हैं आसियान का सिग्निफिकेंस। बाकी हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसका भी अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो आसियान का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो पहला आपका। दूसरा कि जो इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है, इकोनॉमिक जैसे इंडिया आसियान एफटीए या इंडिया CECA, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे हम एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, बायलैटरली भी और मल्टीलैटरली भी। बायलैटरली मतलब जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं आसियान के, और मल्टीलैटरली भी। साथ में तीसरा जो सिग्निफिकेंस है वो है कि कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स। देखिए, एक तो जो ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं जैसे कि टेररिस्ट का हो गया, या हमारा साइबर थ्रेट्स हो गया, या फिर जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं जैसे कि पायरेसी का हो गया, या फिर फिशिंग, इलीगल फिशिंग का हो गया। तो हम इस मामले में भी हमारा दोनों के बीच का कनेक्शन का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, आसियान इंडिया वर्क प्लान टू कॉम्बैट ट्रांसनेशनल क्राइम्स, क्योंकि कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी देखते हैं इशू, ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू देखते हैं, जो कि हम गोल्डन जो ट्रायंगल है उससे हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी है उसका, इसलिए। उसके बाद फिनेंशियल कोऑपरेशन अगर देखें तो वो होगा आपका आसियान इंडिया ग्रीन फंड, आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। ये बेसिकली कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रहेगा तो आप आंसर में लिख सकते हो और पॉइंट्स बढ़ेगा। फिर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी हम काम कर रहे हैं, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ठीक है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, रेलवे लिंक की भी बात हो रही है फ्रॉम दिल्ली टू हनोई। ये सारे चल रही हैं चीज़ें, लेकिन बात है कि बहुत स्लो पूरा प्रोसेस रहा है। ये एक हमारा ड्रॉबैक रहा है। ठीक है, और चाइना भी चाहता है कि इस रीजन को कंट्रोल करना, यूनिपोलर अपना हेजमॉन की तरह पूरे रीजन को कंट्रोल करना। छठा है हमारा कल्चरल कोऑपरेशन, मतलब कि जैसे आसियान डिप्लोमेट्स या फिर हम पीपल टू पीपल टाई बायलैटरली भी और मल्टीलैटरल लेवल पे, मतलब आसियान के साथ भी हम इन्वॉल्व हो रहे हैं। डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस अगर हम देखें तो इसमें आपका आएगा जॉइंट नेवल और मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो आसियान से हम देख सकते हैं कि हम अलग अलग लेवल पे कनेक्टेड हैं, थ्रेट्स पे भी हैं, इकोनॉमिक भी है, फिर कनेक्टिविटी भी है, तो ये सारे सिग्निफिकेंस हैं। लेकिन तब भी चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया और फेस करता है जब हम आसियान के बारे में बात करते हैं। एक तो प्रायोरिटीज़ के बारे में, आपको पता है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ठीक है, इसमें बात हो रही थी कि इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन अब वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे इंडिया के कंसर्न थे, जैसे कि आपका चाइना का डोमिनेंस, चाइना RCEP के थ्रू इंडियन मार्केट को कंट्रोल कर सकता था। उसके बाद दूसरा है कि स्क्यू ट्रेड रिलेशन। देखिए, हम चाहते हैं कि आसियान जो है अपना सर्विस सेक्टर भी ओपन करे, ठीक है, हमारे जो भी इंडियंस वहाँ जाके काम करना चाहें उनके लिए ईजी करे, लेकिन आसियान कंट्रीज़ चाहते हैं कि हम अपना मार्केट खोलें, हम उनके प्रोडक्ट्स को और ईजी एक्सेस दें अपने मार्केट में। तो यहाँ पे दोनों का
आपका डाइवर्जेंस दिखेगा, ठीक है। और साथ में आसियान का शेयर जो इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, इनफ्लो ऑफ एफडीआई, ये सारे डाइवर्जेंस या स्क्यूड ट्रेड रिलेशन पे आते हैं। उसके बाद तीसरा है आपका मैरीटाइम चैलेंज। देखिए दोनों बहुत सारे ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो कि मैरीटाइम से कनेक्टेड है, जैसे कि इलीगल फिशिंग हो गया, पायरेसी हो गया, उससे डील कर रहे हैं। उसके अलावा जो आपको पता है कि चाइना जिस तरह साउथ चाइना सी में कंट्रोल अपना बना के रखना चाह रहा है, उसके कारण भी कई सारे आसियान कंट्रीज़ के साथ उसका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। और जैसे इंडिया चाहता है कि हाइड्रो पावर में इन्वेस्ट करना, जैसे वियतनाम के थ्रू, तो उसमें फिर चाइना कहीं ना कहीं अपोज करता है, ठीक है। उसके बाद चाइना का इन्फ्लुएंस, जैसा मैंने कहा कि एक तो वो आसियान को भी डिवाइड करना चाहता है एक दूसरे के अगेंस्ट, और साथ में इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के जो कंसर्न है उसको साइडलाइन करके चाइना इन्फ्लुएंस करना चाहता है आसियान को। उसके बाद सेंट्रलिटी ऑफ आसियान इन द इंडो पैसिफिक इज़ अंडर जियोपार्डी, क्योंकि जो चाहे आपका क्वाड हो या ऑकुस हो, ये सारे आपका इंडो पैसिफिक को सेंट्रलाइज करके ही ये ऑर्गेनाइजेशन बने हैं। क्वाड आपको पता है जिसमें इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया हैं, उसी तरह ऑकुस भी बना है। तो ये बेसिकली काउंटर करने के लिए बना है चाइना को, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका वो है लैक ऑफ कस्टोडियन एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन फॉर आसियान। मतलब कि आसियान ऐसे तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, लेकिन तब भी अभी भी बहुत सारे कमियां हैं जिसमें काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद डाइवर्जेंट इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज़ ऑफ आसियान मेंबर्स, क्योंकि कई सारे कंट्रीज़, उनको लगता है छोटे छोटे कंट्रीज़ की उनके कंसर्न को आसियान साइडलाइन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और चैलेंज है कि जिस तरह से म्यांमार में अभी मिलिट्री रूल है, ठीक है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो इस पे आसियान का कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं देखने को मिला है। तो ये सारे कुछ इशूज़ हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ईस्ट एशिया समिट का, जो कि आसियान का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो ईस्ट एशियन समिट में लीडर्स ने 3 स्टेटमेंट अडॉप्ट किया, जिसमें आपका है मेंटल हेल्थ, इकोनॉमिक रिकवरी थ्रू टूरिज्म एंड सस्टेनेबल रिकवरी, और इसमें इंडिया ने भी कोर्स स्पॉन्सर किया था, ठीक है। दूसरा है कि ईस्ट एशिया समिट जो है एन इम्पॉर्टेंट आसियान लेड फॉरवर्क फ्रेमवर्क टू फर्दर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए जो ईस्ट एशिया समिट है बेसिकली जो 10 आसियान मेंबर स्टेट्स हैं, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया और यूएसए को बना के मिला है। तो बना के मतलब कि ये मिला के बना है, आप कह सकते हो कि ईस्ट एशिया समिट एक तरह से एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ आसियान है। अगर कंट्रीब्यूशन देखें इंडिया का इसमें, ठीक है, ईस्ट एशिया समिट में, तो इंडिया ने पार्टनर किया है विद ऑस्ट्रेलिया ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन। उसी तरह इंडिया ने पार्टनरशिप किया है ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ ऑन कॉम्बेटिंग मैराइन पॉल्यूशन। उसी तरह इंडिया ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव भी अनाउंस किया है। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर वे फॉरवर्ड का बात करें कि कैसे रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, तो देखिए जो कलेक्टिव डायलॉग है और जो आसियान के मेंबर्स के बीच में जो डाइवर्जेंस है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि कलेक्टिवली सब जो अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को और कलेक्टिव इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सकें, ठीक है। उसके बाद ट्रेड फैसिलिटेशन की ज़रूरत है, एनहांस पॉलिसी प्रायोरिटाइजेशन और मैरीटाइम कोऑपरेशन की ज़रूरत है। साथ में देखिए टेक्नोलॉजी या जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी हम कहते हैं, या जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे कि ब्लॉकचेन हो गया, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को हम और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और जो कंट्रीज़ है वो कोऑपरेट कर सकते हैं और ज़्यादा कोऑर्डिनेट करके इस पे काम कर सकती है। साथ में एनर्जी ट्रांजिशन पे भी, या जैसे वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसे जो टॉपिक्स हैं उस पर कोऑपरेट कर सकते हैं, ताकि जो कंट्रीज़ है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकें, और जो क्लाइमेट चेंज का इशू है या क्लाइमेट रेजिलियंस डेवलपमेंट की बात है उसको कर सके। तो इस तरह से हमने इंडिया आसियान या आसियान एट अ ग्लैंस, जो हम कह सकते हैं आसियान का क्या है पूरा, उसे देख लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।